Assalamu alaikum. Today we are going to start a new type of titration which is called as precipitation titration. First of all, we should know what are precipitates. कोई भी ऐसा कंपाउंड जो पहले सॉल्यूशन फॉर्म में हो और आफ्टर सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन or due to a common ion effect or something, it becomes solidified. That compound will then be called as a precipitate. ठीक है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हम कहेंगे कि उसकी प्रेसिपिटेशन हो गई है, वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. In regard to the formation of precipitate, one parameter is very important, which is called as solubility product. Solubility product basically क्या होता है, एक तरह का constant है. हमने इससे पहले डिफरेंट रिएक्शन कांस्टेंट कवर किए हैं जो इक्विलिब्रियम को रिलेट कर रहे होते हैं. वी नो कि अगर जब डिसोसिएशन ऑफ आयंस होती है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हम उस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है A2B, जब वो डिसोसिएट होगा तो उसमें दो A के आयंस बन रहे हैं और एक B का आयन बन रहा है, राइट. अगर हम इस कंपाउंड की डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं कि A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय B, जो A की कंसंट्रेशन है वो उसका हम स्क्वायर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे B की कंसंट्रेशन के साथ और उसको डिवाइड कर देंगे उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, राइट. ये हमारी डिसोसिएशन कांस्टेंट की डिसोसिएशन कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला है, राइट. बट अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट को कन्वर्ट करना हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, विच इज़ अनदर टाइप ऑफ कांस्टेंट विच रिलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आयनिक मॉइटीज़ की कंसंट्रेशन को इनपुट करेंगे. ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो सॉलिड फॉर्म में, फॉर एग्जांपल A2B इज इन सॉलिड फॉर्म, तो वो इस इक्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट the concentration of moieties which are in solution form. Okay, so अगर हम इक्वेशन से KSP की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमें प्रोडक्ट निकालना होगा उन तमाम कंपोनेंट्स का विच आर इन सॉल्यूशन फॉर्म. ठीक है, सो बेसिकली व्हाई KSP इज इम्पॉर्टेंट. हमारे पास जितनी भी कंपाउंड्स हैं उनकी कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी होती है. ठीक है, इधर दे आर सॉल्युबल और दे आर इनसॉल्युबल. इवन इफ दे आर इनसॉल्युबल तो भी अगर हम उनको एक्सपेरिमेंटली देखें तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट उनका सॉल्युबल होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल्दो सम केमिकल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज इनसॉल्युबल, मोस्ट इनसॉल्युबल कंपाउंड्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपाउंड 100% इनसॉल्युबल हो, उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट, बहुत ही माइनर से कंपोनेंट सॉल्वेंट में ज़रूर डिसॉल्व होता है. ठीक है, सो इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे या नहीं होंगे, तो हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि KSP की जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट होती हैं. ठीक है, सो इफ़ वी वांट टू प्रेडिक्ट वेदर प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस और नॉट, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है हम उसमें प्रेजेंट जितने भी आयंस हैं उन सब का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज आयन प्रोडक्ट, और रिएक्शन कोशेंट विच इज़ डिनोटेड बाय Q. ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन में जितने भी आयंस की कंसंट्रेशन होगी उस का प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे, इफ दैट इज लेस देन KSP, then precipitation will not occur. Okay, precipitation will only occur if the concentration of ions exceed KSP or becomes equal to KSP. ठीक है, अगर हमारे पास आयंस इतने ज़्यादा हो जाएं सॉल्यूशन फॉर्म में कि उसमें, ये आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो एक गिवन सॉल्यूशन है उसमें एक स्पेसिफिक स्पेस है. ठीक है, उस स्पेसिफिक स्पेस में आयंस प्रेजेंट हैं. अब अगर वो स्पेसिफिक स्पेस ख़त्म हो जाएगी, आयंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि सॉल्यूशन में अब जगह मज़ीद नहीं बची है, सो दोज आयंस आर गोइंग टू प्रेसिपिटेट. वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गई है, सो दे आर गोइंग टू गो आउट फ्रॉम दैट स्पेस. तो वो जो लिक्विड
स्पेस से वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, दे विल बिकम सॉलिडिफाई एंड प्रेसिपिटेशन विल अकर। आई होप ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ये आपको थोड़ा सा बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट प्रेसिपिटेशन एनालिसिस। तो प्रेसिपिटेशन एनालिसिस में सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स एंड व्हाई प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड इन अ सॉल्यूशन। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। अच्छा, इससे पहले हम जो एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था, दैट वाज कॉल्ड टाइट्रीमेट्री। टाइट्रीमेट्री बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को कहते हैं जिसमें हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म ग्रेविमेट्री, ग्रेवी इज फॉर मास। ठीक है, ग्रेविमेट्री मीन्स वी विल बी मेजरिंग द पैरामीटर मास एंड मास ऑफ व्हाट, mass of precipitates. ठीक है, the analyte is converted to a sparingly soluble precipitate which is then filtered, washed free of impurities, converted to product of known composition by heat treatment and weighed. बेसिक प्रिंसिपल क्या है प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री का? फॉर एग्जांपल, मेरे पास सॉल्यूशन में एक एनालाइट है जो कि डिसॉल्व स्टेट में, उस पर्टिकुलर एनालाइट को मैं एक नोन रिएक्टेंट के साथ उसको रिएक्ट करवाऊंगी और उस एनालाइट को मैं कन्वर्ट कर लूँगी एक प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में। ठीक है, अब वो मेरे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो उसको मैं फिल्टर कर सकती हूँ फ्रॉम द सोल्यूशन। ठीक है, अब जो एनालाइट मेरे पास सोल्यूशन फॉर्म में था, नाउ देन एनालाइट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, उसको हम वॉश करेंगे ताकि अगर कोई इस पे इम्प्योरिटीज आ गई हैं, कोई इस पे एक्स्ट्रा कोई चीज़ रिएक्शन में से लग गई है तो वो सेपरेट आउट हो जाए। देन वी आर गोइंग, क्योंकि हमने उसको वॉश किया है, सो नाउ वी हैव टू रिमूव ऑल ऑफ द वाटर। ठीक है, अब हम जितना भी सॉल्वेंट उसके अंदर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन उसके अंदर सॉल्वेंट आ गया है, नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ दैट सॉल्वेंट और अब हम उसका वेट करेंगे और उसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास एनालाइट था वो कितना प्रेजेंट था। इसकी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन नेचुरल वाटर, हमें पता है कि जो नेचुरल वाटर है दो तरह का होता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। In hard water, the concentration of calcium is higher. So we have to check whether the water has a specific range of calcium or not. तो उसके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत रेलिवेंट हमारे पास मेथड है विच इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। और उसमें हमें क्या करना होता है, एक्सेस ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सैंपल। हमारे पास जो सैंपल है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन है और वाटर है। We are going to add excess oxalic acid and then we will be adding ammonia in that solution. ठीक है, अब जब हम अमोनिया ऐड करेंगे, that ammonia will neutralize all the oxalic acid and cause calcium in the sample to precipitate as calcium oxalate. ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होगा कि अमोनिया विल रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड और उससे हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा और ऑक्सिलेट आयन बनेगा। ठीक है, then the oxalate ion will react with the calcium that is present in the sample and it will form calcium oxalate which is present in the form of precipitate। वो solution से precipitate out हो जाएगा which can be filtered and separated. Okay, now calcium oxalate is filtered using a weighed crucible, then dried and ignited, which converts the precipitates to calcium oxide. ठीक है, अब जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सिलेट जो हमने फिल्टर किया था उसको हम वे करेंगे और इसमें लिखा हुआ है कि फिल्टर यूजिंग अ वेट क्रूसिबल। जो भी जिस भी हम उसको अपैरेटस पे वे करेंगे उसको पहले से हम उसका पहले से वेट कर लेंगे ताकि उस अपैरेटस का वेट प्रेसिपिटेट के वेट के साथ एड अप ना हो। देन वी आर गोइंग टू ड्राई द प्रेसिपिटेट्स एंड इग्नाइट इट इन and convert it into calcium oxide. Now calcium oxalate precipitate will be converted into calcium oxide, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस है, सो दे विल एस्केप और हमारे पास पीछे क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। After cooling, the crucible and precipitates are weighed
and the mass of calcium oxide is determined by subtracting the known mass of crucible. हमने जो ओरिजिनली कैलकुलेट किया था कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट को जब हमने फिल्टर किया था उससे पहले हमने जिस अपैरेटस को यूज़ किया था वी हैड ऑलरेडी वेट द मास ऑफ दैट अपैरेटस सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम दैट सो हमारे पास अलग से कैल्शियम ऑक्साइड का मास आ जाएगा ठीक है सो हाउ यू विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम के अमाउंट ऑफ कैल्शियम के लिए हम ये जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रेसिपिटेट मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइड बाय 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 40 ग्राम कैल्शियम डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ कैल्शियम यस फॉर्मूले में बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है सिंपल यूनिटरी मेथड है हमने इससे पहले भी बफर्स में कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था कि अगर एक 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट होगा सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम में 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड उसमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो 56 ग्राम कंटेन्स 40 ग्राम्स तो हमारे पास जो गिवन मास है कैल्शियम ऑक्साइड का उसमें कितना कैल्शियम होगा वो हम इजीली इस फॉर्मूले में प्लेस करके कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है सो ये जो हमने अभी पूरा प्रोसेस डिस्कस किया इससे हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो भी गिवन सैंपल था विच वाज कैल्शियम इट वाज इन अ सॉल्यूशन फॉर्म हमने इसको पहले प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट किया फिर उस प्रेसिपिटेट्स का हमने वेट के थ्रू एनालिसिस किया सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री प्रेसिपिटेशन एनालिसिस हम दो तरह के डिस्कस करेंगे एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डिस्कस करेंगे और एक वॉल्यूमेट्रिक या टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस डिस्कस करेंगे ठीक है सो वन टाइप ऑफ एनालिसिस हमें क्लियर हो गया कि प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री में हमें क्या करना होता है कि हमारा जो गिवन सॉल्युबल एनालाइट है we are going to convert that analyte into a precipitate then we are going to separate those precipitate and remove all the excess solvent from it by igniting it and then we are going to wait and find out the actual mass of analyte using the unitary method okay जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है उससे हम उसका मोल रेशियो निकालेंगे और यूनिटरी मेथड से हम अमाउंट ऑफ एनालाइट कैलकुलेट कर लेंगे क्लियर है ओके Next, we are going to talk about our main topic, which is precipitation titrimetry. Precipitation titrimetry में हमें क्या करना है कि हमें टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस करना है कि मेजर हम वॉल्यूम ही करेंगे लेकिन हमारे पास उस एनालिसिस में प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे होंगे ठीक है सबसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन टाइट्रोमेट्री की हमारे पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में दैट इज कॉल्ड एज अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन अर्जेंटोमेट्रिक हम क्यों कहते हैं उसको क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम द रिएजेंट विच इज बीइंग यूज्ड इज सिल्वर नाइट्रेट ठीक है या सिल्वर का कोई और रिएजेंट उसमें हो सकता है बिकॉज द precipitates of silver are being formed that is why we can also called the precipitation titration also as argentometric titration ठीक है argentum क्योंकि सिल्वर का लैटिन नेम है so that can be used as a substitute ठीक है अच्छा now precipitation titrometry it is a titrometric method which involves the formation of precipitates during the experiment of titration. The titrant reacts with the analyte and forms an insoluble substance. The titration is continued till the last drop of the analyte is consumed. When the titrant is excess, it reacts with the indicator and signals to terminate the titration process. जिस तरह से हम रेगुलर टाइट्रेशन में करते हैं कि हमारे पास जो भी सैंपल होता है या एनालाइट होता है उसमें हम टाइट्रेंट ऐड करते जाते हैं और वंस वो पूरा एनालाइट कंज्यूम हो जाता है अब जो नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ टाइट्रेंट ऐड होगा तो वो जो नेक्स्ट ड्रॉप है दैट इज गोइंग टू कॉज अ कलर चेंज और एनी फिजिकल चेंज ठीक है अब वो जो यहाँ पे any other physical changes that any other physical change is basically the formation of precipitates ठीक है जब तक हमारे पास सैंपल के साथ रिएक्शन हो रहा था उस वक्त तक सब चीज़ें सॉल्युबल फॉर्म में थी वंस द सैंपल हैज कम्प्लीटली बीन कंज्यूम्ड अब जब टाइट्रेंट आएगा और वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट जब जैसे ही वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे दैट इज गोइंग टू इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ठीक है
अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि हमें, क्योंकि टाइट्रेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, वी नीड अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हमें क्वांटिटीज को डिटरमाइन करना होता है. सो इन केस ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रीमेट्री प्रिंसिपल हमारा क्या होगा? The main principle of precipitation titration is that the quantity of the added precipitating agent or precipitant is equivalent to the substance being precipitated. यानी कि हमारे पास जो एनालाइट है वो completely convert होना चाहिए precipitates में. ठीक है, जितना भी अमाउंट हम टाइट्रेंट का ऐड करेंगे, ऐसा ना हो कि हमारे पास सॉल्यूशन में एक्सेस टाइट्रेंट बच जाए या एक्सेस एनालाइट बच जाए. वी हैव टू कंप्लीट द रिएक्शन. हमारे पास एनालाइट जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम होना चाहिए, और टाइट्रेंट जैसे ही एक्सेस 1 ड्रॉप उसका आए, फौरी तौर पे वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर ले. सो वी हैव a proper equation to represent the whole reaction. ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं. To determine the concentration of chloride ion in a certain solution, we can titrate this solution with silver nitrate solution whose concentration is known. हमारे पास ये, इसको आप अपनी लैब में भी परफॉर्म करेंगे क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन के लिए, कि अगर आपके पास कोई क्लोराइड आयन का सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल सलाइन वाटर है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, यू आर गोइंग टू टाइट्रेट इट विद सिल्वर नाइट्रेट. जब सिल्वर नाइट्रेट ब्यूरेट से ऐड होगा तो उससे क्या होगा आपके पास कि सोडियम और क्लोराइड के आयंस क्योंकि डिसोसिएटेड फॉर्म में है, जब सिल्वर नाइट्रेट आएगा तो सिल्वर इज गोइंग टू रिएक्ट विद द क्लोराइड आयन और आपके पास सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी. सॉरी, यस, AgCl या सिल्वर क्लोराइड की आपके पास फॉर्मेशन होगी विच इज सॉलिड इन नेचर. ठीक है, अब AgCl वाइट प्रेसिपिटेट्स है, वो टाइट्रेशन में आपके पास सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होना शुरू होंगे, यू विल नो दैट टाइट्रेशन इज नाउ कंप्लीटेड. ठीक है, ओके. अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में आप चार तरह से एंड पॉइंट की डिटेक्शन कर सकते हैं. ठीक है, उन चार में से तीन जो हैं आपके रेगुलर टाइट्रेशन के मेथड्स हैं जिसमें आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, एंड द फोर्थ वन इज पोटेंशियोमेट्रिक मेथड जिसको हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में. पोटेंशियोमेट्रिक जो पोटेंशियोमेट्रिक मेथड ऑफ एंड पॉइंट डिटेक्शन है वो तकरीबन तमाम तरह की टाइट्रेशन में यूज किया जा सकता है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट सेपरेटली. यहाँ पे हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द इंडिकेटर बेस्ड मेथड्स जो एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज Mohr's method. Mohr's method is basically based on the name of this method is based on the name of scientist who invented this method. इसमें अगेन आप क्लोराइड आयन, बेसिकली जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है उसकी मोस्टली जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो हैलाइट की कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन में ही है. सो इसी वजह से हम बार बार जो एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्लोराइड आयन की ही हम बात कर रहे हैं, किसी और एनालाइट की हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है वो अपनी कुछ लिमिटेशंस की वजह से फार्माकोपियल मेथड नहीं है. स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड एज अ मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर हैलाइट्स. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे मोहर्स मेथड की, तो अब हमारे पास सैंपल है जिसमें आपके पास क्लोराइड आयन की प्रेजेंस है. सिंपली आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसको टाइट्रेट करते जाएंगे. अच्छा, इंडिकेटर आप इसमें यूज करेंगे पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर. अच्छा, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर इटसेल्फ जो है वो लाइट येलो कलर का होता है. उसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड करेंगे अपने एनालाइट के साथ तो आपका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा. ठीक है, नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड सिल्वर नाइट्रेट, तो अब क्या होगा कि आपके पास सिल्वर जैसे जैसे आप ऐड करेंगे ब्यूरेट से सिल्वर नाइट्रेट, दैट सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद द क्लोराइड आयन और वो सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा. जैसे ही सिल्वर क्लोराइड कम्प्लीटली क्लोराइड को यूटिलाइज कर ले, सिल्वर नाइट्रेट कम्प्लीटली क्लोराइड आयंस को यूटिलाइज कर लेगा,
अब जो नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ सिल्वर आएगा, दैट सिल्वर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द इंडिकेटर विच इज पोटेशियम क्रोमेट। और अब वो क्या करेगा कि अब जो नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ सिल्वर है, दैट सिल्वर विल फॉर्म अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विच इज ऑफ सिल्वर क्रोमेट। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास व्हाइट के बजाय रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होना स्टार्ट होंगे, दैट विल इंडिकेट द एंड पॉइंट। जैसे ही आपके पास रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जो स्टेबल हो, रिटेन करें सॉल्यूशन में, वो आपका स्टॉपिंग पॉइंट होगा। अच्छा, अब इस मोहर्स मेथड में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। व्हाट आर दोज लिमिटेशन? क्रोमेट आयंस जो हैं वो इटसेल्फ येलो कलर के होते हैं। ठीक है, अब अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको ऐड कर देंगे तो दैट विल ऑब्सक्योर द एंड पॉइंट। और उससे उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंडिकेटर है उसको हम बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड करते हैं। जब हमारा इंडिकेटर बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इट विल रिक्वायर मोर सिल्वर आयंस टू कन्वर्ट इट इनटू अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्योंकि उसको ज़्यादा सिल्वर आयंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम साथ में एक ब्लैंक सैंपल रन करते हैं। ब्लैंक सैंपल के साथ से रन करते हैं कि एक ही जैसी टाइट्रेशन हम दो जगह परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक जगह कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास सैंपल होता है, इंडिकेटर होता है, और हम उसमें टाइट्रेशन कर रहे होते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, जो हमारा ब्लैंक सैंपल है उसमें हमारे पास सैंपल नहीं होगा, जस्ट उसमें क्या होगा, इंडिकेटर होगा। ठीक है, अब जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो हम दोनों में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते जाएंगे। जैसे ही रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी, अच्छा, जो आपका ब्लैंक सैंपल है क्योंकि उसमें एनालाइट तो कोई है ही नहीं ना, तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट उसके अंदर इनफ क्वांटिटी में आ जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके पोटेशियम क्रोमेट के साथ, तो आपके पास फॉर एग्जांपल 2 ml पे या 1 ml पे ही आपके पास वहाँ पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपके पास सैंपल है वहाँ पे पहले क्योंकि क्लोराइड आयन पूरे कंज्यूम होंगे और उसके बाद आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए आपको ये वॉल्यूम्स बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे 10 ml पे आपके पास एंड पॉइंट आ गया। अब 10 ml में से प्रीवियसली आपका जो ब्लैंक है उसमें 2 ml पे एंड पॉइंट आया था, तो 10 में से आप 2 पहले माइनस करेंगे। दो उसके बाद आपको पता चलेगा कि 8 ml सिल्वर नाइट्रेट ने बेसिकली सैंपल को कंज्यूम किया था, क्योंकि बाकी तो हमारे पास इंडिकेटर के लिए आया है। ठीक है, तो क्रोमेट आयन के कलर की वजह से जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं, साथ में हम ब्लैंक टाइट्रेशन रन कर रहे हैं ताकि हमारे पास दोनों ब्लैंक को और सैंपल को एक जैसी कंडीशंस मिले और उसमें जो एरर्स आ रहे हैं वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसकी क्या लिमिटेशन है कि क्रोमेट आयंस आर वीकली बेसिक इन नेचर। तो जो हमारा सोल्यूशन है इट मस्ट बी केप्ट न्यूट्रल और अल्कलाइन, क्योंकि अगर आपके पास एक वीकली बेसिक सोल्यूशन है और उसकी पीएच अगर आप एसिडिक कर देंगे तो दैट बेस इज गोइंग टू रिएक्ट विद द एसिड। ठीक है, और क्या होगा कि आपका जो क्रोमेट आयन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू HCrO4 और एंड पॉइंट आपका डिले हो जाएगा। ठीक है, क्रोमेट आयन विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन क्रोमेट और उसकी वजह से जब एंड पॉइंट डिले होगा, अच्छा, साथ साथ आपको पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन भी नहीं करनी है, इट शुड नॉट एक्सीड 10। अदरवाइज OH की वजह से जब सिल्वर उसमें ऐड होगा कॉनिकल फ्लास्क में, दैट सिल्वर विल बी कन्वर्टेड इनटू सिल्वर हाइड्रोक्साइड इंस्टेड ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो सिल्वर जो है वो एनालाइट के या इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करने के बजाय जो अल्कलाइन हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट हैं उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो मोहर्स मेथड में आपको क्या करना है, सिंपली इट्स अ डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड कि आपके पास सैंपल होता है उसमें आप इंडिकेटर डालते हैं और डायरेक्टली सिल्वर नाइट्रेट से उसको टाइट्रेट कर लेते हैं। सिर्फ दो लिमिटेशंस आपके पास हैं जिसका आपको ख्याल रखना है कि आपका जो सोल्यूशन है उसकी पीएच आप मेंटेन करेंगे, इट शुड नॉट बी टू मच अल्कलाइन और एसिडिक इन नेचर। सबसे बेस्ट यही है कि आप उसकी पीएच को 7 to 10 के बीच में मेंटेन करें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज वॉलहार्ट्स मेथड। वॉलहार्ट मेथड क्या होता है, अगेन द नेम इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिसने ये मेथड इन्वेंट किया था।
अच्छा, इससे पहले जो आपने टाइट्रेशन की थी दैट वाज अ डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड. वॉलहार्ट मेथड इज बेस्ड ऑन अ बैक टाइट्रेशन मेथड. बैक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एनालाइट होता है उसको हम एक्सेस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उसके बाद जो एक्सेस रिएजेंट है उसको एक सेकेंड टाइट्रेंट के साथ उसकी टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. सो इन वॉलहार्ट मेथड the chloride in the solution is converted to silver chloride by reacting with excess silver nitrate solution. ठीक है. हम क्या करेंगे, हमारे पास वही सोडियम क्लोराइड का सैंपल मौजूद है, हमने उसमें फॉर एग्जांपल 50 ml मेजर करके सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया विदाउट वेटिंग फॉर द एंड पॉइंट. हमने इसमें एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया है पहले ही. अब हम उसके अंदर इंडिकेटर ऐड करेंगे विच इज पोटेशियम थायोसाइनेट. पोटेशियम थायोसाइनेट इज अ टाइट्रेंट. हम उसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे फेरिकाइन. ठीक है. अब क्या होगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं कॉनिकल फ्लास्क में. कॉनिकल फ्लास्क में आपका सैंपल था, उसको आपने सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में डाल के सैंपल पूरा कंज्यूम करवा दिया. ठीक है. नाउ यू डू नॉट हैव एनी सैंपल लेफ्ट इन द कॉनिकल फ्लास्क. अब आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में क्या क्या चीज़ें बची हैं, जस्ट द एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट एंड इंडिकेटर विच इज फेरिकाइन. ठीक है. अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ब्यूरेट में पोटेशियम थायोसाइनेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे. बिफोर एंड पॉइंट क्या होगा कि जितना भी सिल्वर आएगा दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द जितना भी साइनेट आएगा दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द एक्सेस सिल्वर. आपके पास जब तक सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट रहेगा कॉनिकल फ्लास्क में, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द पोटेशियम थायोसाइनेट. ठीक है. अब जो आपका सिल्वर थायोसाइनेट आपके पास फॉर्म होता जा रहा है, जब आपके पास सिल्वर नाइट्रेट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, नाउ द पोटेशियम थायोसाइनेट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द इंडिकेटर और फेरिक आयन को कन्वर्ट कर देगा इन डार्क रेड कॉम्प्लेक्स और फेरस थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स में. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब बिफोर एंड पॉइंट है आपके पास सिल्वर और थायोसाइनेट रिएक्ट कर रहे हैं एंड आफ्टर एंड पॉइंट फेरिक आयन एंड थायोसाइनेट आर रिएक्टिंग विद ईच अदर और आपके पास एक डार्क रेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है. यहाँ पे साइनेट की वैलेंसी -1 थी, फेरिक आयन की +3 थी, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा. ठीक है. ओके. तो जो हमारा सबसे मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है वो वॉलहार्ड्स मेथड ही है, क्योंकि वॉलहार्ड्स मेथड की लिमिटेशंस बहुत कम है और ड्यू टू द बैक टाइट्रेशन हमें ब्लैंक टाइट्रेशन भी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, एक ही दफ़ा में हमारे पास टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है एंड इट गिव्स अ वेरी स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव एंड एक्यूरेट रिजल्ट. ठीक है. ओके. Another method which is used is Fajan's method. Fajan's method is also based on the name of a scientist. अच्छा, इस रिएक्शन में हम एक एनायनिक डाई यूज करते हैं विच इज एड्सॉर्बेंट इन नेचर. एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है कि उस डाई के अंदर प्रॉपर्टी ये है कि वो सरफेस पे जाके अटैच हो जाती है प्रेसिपिटेट्स की. ठीक है. अब क्या होगा कि आपके पास बिफोर एंड, इसको हम एक फिगर से हम डिस्कस कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. यहाँ पे जो आप डाई यूज कर रहे हैं दैट इज डाइक्लोरोफ्लोरोसीन. ठीक है. डाइक्लोरोफ्लोरोसीन आयन हम यूज करते हैं इसके अंदर. अब जब आपके पास जब तक सैंपल है, ठीक है, सैंपल में क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सैंपल में क्योंकि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो जैसे ही रिएक्शन होगा तो सिल्वर क्लोराइड के जो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे उस सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स पे जो एक्सेस आयन है वो क्लोराइड के आके अटैच हो जाएंगे. ठीक है. वाई क्लोराइड आयन विल अटैच ऑन द सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि उस वक्त सोल्यूशन में एक्सेस में क्लोराइड आयन ही है, बिफोर एंड पॉइंट आपका सैंपल ही उसके अंदर प्रेजेंट है. अब क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑब्वियसली वो किसी पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव सोडियम आयन. ठीक है. क्योंकि ओरिजिनली जो आपके पास सैंपल था उसमें सोडियम क्लोराइड ही था जिसकी वजह से क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. अब यहाँ पे आपके पास प्रेसिपिटेट के ऊपर सबसे पहली लेयर है क्लोराइड आयन की, सेकेंड लेयर है सोडियम आयन की. अब सोडियम आयन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और आयन जो आपकी डाई है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, एनायनिक डाई है, तो दैट एनायनिक डाई इज गोइंग टू अटैच इटसेल्फ ऑन द लेयर ऑफ सोडियम आयंस. और
सोडियम आयन के साथ जब एनायनिक डाई अटैच होती है तो उसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, ठीक है। अच्छा, आफ्टर एंड पॉइंट क्या होगा, क्योंकि आपका क्लोराइड कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, नाउ जब आप सिल्वर नाइट्रेट उसके अंदर ऐड करेंगे तो एक्सेस किसकी होगी, सिल्वर की, ठीक है। तो अब सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट पे कौन सा आयन आके प्राइमरी लेयर बनाएगा, सिल्वर। सिल्वर आयन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो डायरेक्टली एनायनिक डाई आके सिल्वर आयन के ऊपर ही अपनी लेयर फॉर्म कर लेगी। जब डाइक्लोरोफ्लोरोसिन सिल्वर के साथ अपनी लेयर फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स अ पिंक प्रेसिपिटेट, ठीक है। एनायनिक डाइक्लोरोफ्लोरोसिन जब सोडियम के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रही है, दैट इज ग्रीनिश येलो इन कलर। जब वो सिल्वर के साथ फॉर्म कर रही है तो दैट इज पिंक इन कलर। तो हमारे पास बिफोर कंजप्शन ऑफ एनालाइट एंड आफ्टर कंजप्शन ऑफ एनालाइट प्रेसिपिटेट्स का कलर डिफरेंट होगा, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट इसमें, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स दोनों सूरतों में बन रहा है, हमें ये देखना है कि कलर कब चेंज हो रहा है प्रेसिपिटेट्स का। तो इसमें एंड पॉइंट डिटेक्शन काफ़ी मुश्किल होती है, बट स्टिल आप इसमें एंड पॉइंट डिटेक्शन, क्योंकि ग्रीनिश येलो एंड पिंक बहुत डिफरेंट कलर्स हैं, इजीली आप इसमें एंड पॉइंट डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट मेथड इज फाइंडिंग एंड पॉइंट पोटेंशियोमेट्रिकली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू भी आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं। इन दिस केस यू विल यूज एन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह ताला पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा ये एनालिसिस इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज़, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ऑब्वियसली सॉल्वेंट की नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट की नेचर ही डिसाइड करेगी कि उसकी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सो पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। इफ सॉल्वेंट इज मोर पोलर then precipitation will be enhanced. Next is pH of the solution. pH of the solution is also very important to maintain. pH of the solution is directly proportional to the precipitation titration. Acidic solutions enhance the precipitate formation when compared to basic solution, ठीक है। concentration of concentration of the reactants. जितने ज़्यादा reactant की concentration ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा precipitates भी easily form होंगे। सिंपली जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो स्पेस जल्दी ख़त्म हो जाएगी, सो प्रेसिपिटेट्स भी जल्दी ही फॉर्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज low solubility product formation during the titration. The formation of the low solubility product during the precipitation decreases the end point in the precipitate titration. It can be overcome by the adjustment of pH. हमारे पास जो solubility product होती है वो अगर लो हो तो उसकी वजह से KSP की वैल्यू अगर हमारे पास लो हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका आयन प्रोडक्ट है वो जल्दी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देगा। हो सकता है उस वक्त हमारा एनालाइट कम्प्लीटली कंज्यूम ना हुआ हो, लेकिन लो KSP की वजह से हमारे पास जल्दी प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाए, ठीक है। सो इट कैन बी एडजस्टेड बाय द एडजस्टमेंट ऑफ पीएच, कि अगर आपका कंपाउंड एसिडिक मीडियम में मोर सॉल्युबल है तो आप उसकी KSP की वैल्यू पीएच को कम करके बढ़ा सकते हैं, और अगर आपका अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल है तो आप पीएच को बढ़ा के उसका KSP इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। Next is the nature and concentration of foreign substances. The concentration of the foreign substances in the precipitation products decreases the stability of the product. अच्छा, अगर आपके precipitates की stability नहीं होगी तो again it will affect the endpoint detection. Temperature is also directly proportional to the precipitation formation. When temperature will increase, the ability to form precipitate will also increase, क्योंकि temperature जो है वो overall reaction की velocity को increase करता है, so precipitate formation will also increase. Order of the addition of the reagent, this is very much important, क्योंकि ऐसा होता है कि आप पहले किसी कंपाउंड को हमें प्राइमरी एनालाइट में चेंज करना होता है, प्राइमरी रिएक्टेंट में चेंज करना होता है, और उसके बाद फर्दर वो हमारे पास एक सेकेंडरी प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. For example, in Purkinje analysis, the sample is first treated with the precipitating reagent such as tetraphenyl boron, followed by the alkalizing of the solution with the standard sodium hydroxide solution. यानी कि हम इसकी टाइट्रेशन डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं करते प्रोकेन की,
पहले हम टेट्राफिनाइल बोरोन ऐड करते हैं विच विल कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोकेन। ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के? इट कैन ओनली बी यूज फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन एंड नॉट फॉर क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमने जब प्रिंसिपल डिस्कस किया था तो हमने बात की थी क्वांटिटी की, कि जो प्रेसिपिटेटिंग हमारा एजेंट है, जो हमारा प्रेसिपिटेंट है, वो एनालाइट को प्रेसिपिटेट आउट कर दे। अब वो एनालाइट कौन सा होगा, क्या होगा, वी डोंट नो। यहाँ पे हमने कंटिन्यूसली बात की है हैलाइट की। हैलाइट तीन तरह के हो सकते हैं, ब्रोमाइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है। बट हमें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से उसकी क्वांटिटी तो पता चल जाएगी, बट वी वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लोराइड, फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस इससे करना पॉसिबल नहीं है। यू कैन ओनली फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द एनालाइट। ठीक है। इंटरफेरेंस आर मच मोर कॉमन बिकॉज को प्रेसिपिटेशन एंड ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन क्या होता है कि चीज़ें आपस में आके एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं, एग्रीगेट्स फॉर्म होंगे, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कॉमन है। को प्रेसिपिटेशन, अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं और उसकी भी प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है, दैट कैन ऑल्सो अकर। सो दैट इज बेसिकली अ डिसएडवांटेज। एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या है फार्मास्यूटिकली, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हैलाइड्स, सल्फेट आयंस, इपॉक्साइड, फैटी एसिड्स एंड जिंक। सबसे मोस्ट कॉमन जिसका यूज़ है वो हैलाइड के लिए ही है। सो जब भी हमने उसको डिटेल में भी डिस्कस किया है। होपफुली प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। If you have any questions, you can post it in the Google Classroom or you can email me. Please avoid posting your questions on the YouTube because I do not check that very often. So it is better if you post your questions on LMS, Google Classroom or via email. Okay. Thank you, class.